जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th BSc फिजिक्स का 11th चैप्टर ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड के एक्सरसाइज को हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, आप बुक खोलिए। शुरू में ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, इन ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखा जाए और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द ह्यूमन आई कैन फोकस एंड ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। देखिए, आपसे ये कहा जा रहा है कि हम लोगों के आई के अंदर एक स्पेशलिटी होती है कि वह फोकल लेंथ को अपने आप जो है इंक्रीज भी कर लेता है और डिक्रीज भी कर लेता है। हमने आपको बताया था कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। इट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन हो गया, अब सेकंड ऑप्शन पे देखा जाए, सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो ह्यूमन आइज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म करता है। तो आपको मालूम है कि इमेज हमेशा रेटिना पे फॉर्म होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। हमने आपको बताया था कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। इट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाई द एक्शन ऑफ, यानी फोकल लेंथ जो चेंज होता है। तो हमने आपको बताया था कि जो सिलियरी मसल्स होती हैं, ये सिलियरी मसल्स करती क्या हैं कि जब फोकल लेंथ को कम करना होता है या बढ़ाना होता है या घटाना होता है, तो वो उसके हिसाब से लेंस को कवर कर लेती हैं और लेंस को कवर करके फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देती हैं या डिक्रीज कर देती हैं, जिसको हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा करते थे। तो ये जो है ये सिलियरी मसल्स होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी ऑप्शन होगा ये राइट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या दिया हुआ है। ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। आपको मालूम है कि माइनस में जो फोकल लेंथ होता है वो कॉनकेव लेंथ का होता है। इट मीन्स पावर ऑफ कॉनकेव लेंथ इज -5.5 डायोप्टर। तो इसको हम जो है हम लिख सकते हैं, इसको P1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। तो ये दिया हुआ है -5.5 डायोप्टर और यहाँ देख रहे हैं ये पावर नेगेटिव है। इट मीन्स द गिवन लेंस इज कॉनकेव लेंस। अब देखिए, फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन के लिए, फॉर करेक्टिंग द नियर विजन ही नीड्स ए लेंस ऑफ पावर। अब देखें, नियर विजन को करेक्ट करने के लिए यहाँ पर जिस लेंस का यूज किया जा रहा है इसको हम P2 लिख देते हैं
और ये है +1.5 डायोप्टर। तो अब देखिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग। फर्स्ट दिया हुआ है डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन के लिए देखिए, डिस्टेंट विजन के लिए फोकल लेंथ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो यू नो दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर ऑफ लेंस, and if power of lens is in diopter, focal length is in meter। तो अब हम रखते हैं वैल्यू फर्स्ट कंडीशन के लिए। फर्स्ट में आपसे कहा था डिस्टिंक्ट विजन के लिए, तो देखिए डिस्टिंक्ट विजन के लिए फोकल लेंथ हम देखते हैं f इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ P1, ये -5.5 और ये हो जाएगा मीटर में। तो देखिए फोकल लेंथ को नॉर्मली हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे। यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स माइनस ये हो जाएगा 1/5.5 इंटू हो जाएगा 100। अब अगर हम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। 5 से इसको चाहे तो हम कट कर सकते हैं, 5 2 10 हो जाएगा और फिर ये 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर यहाँ हम इसको देखें तो ये वैल्यू -2 इंटू 100 ये हो जाएगा 200/11 मीटर। अब हम 200 को 11 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू यानी फोकल लेंथ हमको सेंटीमीटर में फाइंड हो जाएगा। तो अब जो है ये तो मीटर में था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये सेंटीमीटर में आ गया। तो फिर 200/11 डिवाइड किए तो 18.11 सेंटीमीटर आया। अब अगर मान लीजिए इसको मीटर में हम लिखना चाहते हैं तो ये हो जाता 0.1811, आप छोड़ सकते हैं, ये मीटर में हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, और ये आप हमेशा माइंड में रख के रहिएगा कि ये जो है कॉनकेव लेंस होगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो आया है ये निगेटिव आया है। अब इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, नियर विजन। नियर विजन के लिए आपसे फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। तो नियर विजन के लिए फोकल पावर ऑफ ये पावर दिया हुआ है। तो अब यहाँ से f इज इक्वल टू फिर वही 1/p, ये हो जाएगा 1.5 और फिर ये हो जाएगा मीटर। फिर यहाँ भी अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 10 और नीचे हो जाएगा 15। फिर इसको आप जो है 5 से कट कर सकते हैं, 5 2 10, 5 3 15, ये हो जाएगा 2/3 मीटर। अब मीटर को यहाँ भी हम चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 और प्लस रहेगा, क्योंकि प्लस से हमें पता चलेगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये हो जाएगा आपका +2/3 मीटर। अब ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +200/3 और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 66.66 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर मीटर में कन्वर्ट हो जाता, क्या मिलता, ये 0.66 को हम 67 लिख देते हैं और ये मीटर में हो जाता। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन। मायोपिक पर्सन है, आपको मालूम है कि मायोपिक पर्सन को जो है नियरेस्ट ऑब्जेक्ट सीन होते हैं और जो फार ऑब्सेंट होते हैं वो सीन नहीं, ऑब्जेक्ट सीन नहीं होते हैं। द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज
80 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द आई। एक चीज हम आपको बता दें, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, तो आप हमें ऑब्जेक्ट नहीं सीन होता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज सीन होता है। और इमेज दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सीन हो रहा है। तो अब हम यहां पर करेंगे क्या कि अब लेंस से ही इमेज बनता है, तो लेंस से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी होता है, और भी की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 80 सेंटीमीटर। एक चीज और हम आपको बता दें, आई लेंस के लिए यू भी दोनों निगेटिव होते हैं, इसको हमेशा आप माइंड में रख कर रहिएगा, क्वेश्चन आए तो कभी कंफ्यूज ना होइएगा, ये माइनस होता है। अब ध्यान पूर्वक देखें, फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। अब एक चीज हम आपको बता दें कि ये जब कोई मायोपिक आई होती है ना, तो मायोपिक आई के लिए यू की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसको जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं ना, इसको आप माइंड में रखे रहिएगा। फॉर मायोपिक आईज यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बट फॉर आई लेंस यू एंड भी बोथ आर निगेटिव। ये निगेटिव होगा तो आपसे जो ग्लास, जिस ग्लास का हम स्पेक्टिकल्स यूज करेंगे, उसका फोकल लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उसका नेचर क्या होगा। नेचर मीन्स कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। यू नो दैट फोकल लेंथ, फॉर फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 80 माइनस 1/u इनफाइनाइट। एंड यू नो दैट 1/इनफाइनाइट, किसी भी डिजिट को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, इसको भी आप माइंड में रख कर रहिएगा। तो ये 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/80 माइनस 0 हो जाएगा, यानी 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/80। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो f इज इक्वल टू माइनस 80 सेंटीमीटर। इट मीन्स focal length of the lens is 80 centimeter and nature of the lens is concave lens। ये जो लेंस होगा ये कॉनकेव लेंस होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है। अब अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 0 पॉइंट ये हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा और ये कॉनकेव लेंस है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मेक ए डायग्राम टू शो द हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। आपको ये दिखाना है कि अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो उसको कैसे करेक्टेड करेंगे। तो हम डायग्राम के मीडियम से हम आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के लिए जो है हम डायग्राम बना चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, कॉपी में आपके बना हुआ है। अब इसके बाद देखें, द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। तो नियर जो डिस्टेंस है, तो जब हाइपरमेट्रोपिक होता है ना, तो ये जो डिस्टेंस दिया होता है ये भी की वैल्यू होती है। तो देखें, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर दिया हुआ है। तो
अब आप समझें, यहाँ पर भी की वैल्यू दी गई है और ये दी गई है 1 मीटर। तो हमने आपको बताया कि आई लेंस के लिए यू और भी दोनों निगेटिव हुआ करते हैं, ये हमेशा याद रख के रहिएगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो ये माइनस हो जाएगा 1 मीटर, लेकिन मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं। What is the power of the lens required to correct this defect? इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए लेंस का जो पावर होगा, लेंस का पावर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आईज, नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है वो यू होगा और ये आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो ये भी निगेटिव होगा। अब आपसे पावर पूछा जा रहा है, तो पावर के लिए पहले हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, फिर फोकल लेंथ से हम लोग पावर फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 100 और माइनस फिर 1/u करेंगे तो -25, तो ये हो जाएगा +25। अब हम इसको सॉल्व करें, 1/f इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 100, हम डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा और 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 3/100 हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर फोकल लेंथ हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 100/3 और 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे 33.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो फोकल लेंथ हो गया, लेकिन आपसे फोकल लेंथ नहीं पूछा गया है, आपसे पावर पूछा गया है। तो यू नो दैट p इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f हम करेंगे तो देखें 1/f की जो वैल्यू है ये है 3/100 और आप समझ लें यहाँ पर ये जो वैल्यू रखी गई है, यहाँ पर f की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में होना चाहिए। तो अब 1/f की वैल्यू 3/100 है, तो अगर इसको डायोप्टर में चेंज करना होगा तो डायोप्टर में चेंज करने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डायोप्टर और यहाँ पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पर जो लेंस यूज होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि फोकल लेंथ जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसका पावर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये +3 डायोप्टर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, Why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर? आपसे ये पूछा जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर से नियरेस्ट कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम सीन नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते हैं, इसका रीजन क्या होता है? तो देखें, हम आपको बता दें कि आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना, ये सिलियरी मसल्स के द्वारा चेंज होता है। तो सिलियरी मसल्स के अंदर एक्सटेंड होने का इतना पावर नहीं होता है कि वह फोकल लेंथ को 25 सेंटीमीटर से कम कर पाए। इस वजह से 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की अगर कोई ऑब्जेक्ट होती है तो वो जो है सीन नहीं होती है, ये रीज़न होता है। अब इसके बाद देखें, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है देखिए, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई
when we increase the distance of an object from the eye। आपसे ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर आई से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें तो आई से इमेज के बीच के जो डिस्टेंस होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक बात हम आपको बता दें कि इमेज हमेशा बनता है रेटिना पर, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, यानी डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज चेंजेस, देयर आर नो चेंज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज। यानी इमेज का जो पोजीशन होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि इमेज हमेशा फॉर्म होता है रेटिना पर। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज के पोजीशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको हम कई बार बता भी चुके हैं। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स जो होते हैं क्यों ट्विंकल होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि दिस इज द रीजन दैट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार्स ट्विंकल। अब इसके रीजन को हमने डिटेल में पहले हम बता चुके हैं पहले की वीडियो में, लेकिन उसका जो रियल फैक्ट होता है वो एटमॉस्फेरिक जो है रिफ्रैक्शन होता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। एक्सप्लेन कीजिए कि स्टार ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लेनेट जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। तो एक चीज हम आपको बता दें कि अर्थ से स्टार के बीच जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और प्लेनेट का जो डिस्टेंस होता है वो अर्थ से स्टार के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। जब लाइट जो है स्टार से अर्थ तक आता है तो उनके बीच में ये मीडियम जो होता है वो हमेशा चेंज होता है, लेकिन प्लेनेट नज़दीक होने के कारण, निकट होने के कारण उनके बीच का मीडियम चेंज नहीं होता है। और अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो प्लेनेट जो होगा वो ट्विंकल नहीं करेगा। दिस इज द रीजन दैट स्टार्स आर ट्विंकल बट प्लेनेट डज नॉट ट्विंकल। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है, Why does the sun appear reddish early in the morning? आपसे ये कहा जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में, या अगर इसमें हम अगर जोड़ दें तो सनसेट के टाइम सन जो होता है वो रेडिश क्यों होता है, यानी लाल रंग का क्यों होता है। तो इसका हमने रीज़न बताया था कि जिस समय मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम या सनसेट के टाइम द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज वेरी लॉन्ग, ये डिस्टेंस जो होता है बहुत लॉन्ग होता है। ड्यूरिंग दिस द लाइट ट्रेवलिंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, लाइट जो होता है ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, और इसमें होता ये है कि रेड कलर की वेलोसिटी बहुत हाई होती है और जितने कलर होते हैं उनकी वेलोसिटी लो होती है। इसका रीजन ये होता है कि अन्य जितने भी कलर होते हैं उनका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है और रेड कलर का जो स्कैटरिंग होता है कम होता है। तो इवनिंग या मॉर्निंग में हमारे पास यानी अर्थ तक केवल रेड कलर ही पहुंच पाता है, और रेड कलर केवल पहुंचने के वजह से ही इवनिंग या मॉर्निंग में सन जो होता है वो रेड कलर का सीन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, यानी एस्ट्रोनॉट को
स्काई जो होता है, हम अर्थ से अगर स्काई को देखते हैं तो ब्लू कलर होता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट जब उसको देखते हैं तो स्काई जो होता है वो ब्लैक कलर का सीन होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन होता है? हालांकि इसको हम बता चुके हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, और जब एटमॉस्फेयर है तो जब लाइट सनलाइट आता है तो ब्लू और ये जो ब्लू कलर होता है या वायलेट कलर जो होता है, इसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। तो स्कैटरिंग ज़्यादा होने के वजह से ये चारों तरफ फैल जाता है, जिससे अर्थ से स्काई से होता है वो ब्लू कलर का सीन होता है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोनॉट की बात करें तो एस्ट्रोनॉट पर या स्पेस पे अगर हम चले जाएं, मून के पास चले जाएं, तो वहां पर एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है। तो जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, और जब स्कैटरिंग नहीं होगा तो अब वहां पर हमें कोई कलर सीन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग न तो ब्लू कलर का होगा, न वायलेट कलर का होगा, न रेड कलर का होगा, किसी कलर का स्कैटरिंग नहीं होता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट को जो स्काई होता है ये ब्लैक कलर का सीन होता है। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर नंबर 11 था, ये चैप्टर नंबर 11 के जितने एक्सरसाइज क्वेश्चन थे सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बतावें ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।